हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का 7वां चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस मीन्स झलक। तो हम इसमें इंडिया की कुछ झलकियां देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स, दूसरा कूर्ग रिटन बाय लोकेश एब्रोल एंड तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। तो 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा, आपको पता है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट गोवा वाज अंडर कंट्रोल इन पोर्तुगीज़ के अंडर कंट्रोल था टिल 1961। In 19 December 1961, Goa got independence from Portuguese. Then it was in national union territory with Daman and Diu. But at last, in 30 May 1987, it became the state. ये स्टेट बन गया, इसको पूर्ण स्टेट का दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये 1961 में आज़ाद हुआ, 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उससे पहले 1961 और 1987 के बीच ये दमन एंड दीव के साथ, जो अब भी इंडियन टेरिटोरी है, गोवा भी टेरिटोरी था। तो ये था गोवा के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is a pin portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Pen portrait means drawing. तो जब आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं पेन के ज़रिए, पेन द्वारा ड्रॉ करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसे बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो ये ताकि जब आप उस चैप्टर को देखें, कोई भी उसको देखे, उस पोर्ट्रेट को जिसको बनाया गया है पेन के द्वारा, तो उसके सामने सारी चीज़ विजुअलाइज हो जाए, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो ये जो चैप्टर है ये भी पेन पोर्ट्रेट है, यानी जब आप इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो गोवा की पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। गोवा की पूरी सीन आपके सामने आ जाएगी कि वहाँ कैसे कैसे क्या क्या कब कब था। ओके, तो देखिए, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये एक पेन पोर्ट्रेट है गोवा के विलेज बेकर की, गांव के बेकर्स की। बेकर वो लोग जो पावरोटी, ब्रेड, पेस्ट्री और इस तरह बिस्किट, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उन्हें बेकर कहते हैं। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिनका आज भी उनके सोसाइटी में, उनके समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वर्ड बाय वर्ड इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। हमारे एल्डर्स, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज से अक्सर सुना गया है। हर्ड हमने सुना है, वो अक्सर हमें सुनाते थे। रेमिनाइजिंग याद करते हुए, रिमेंबरिंग मीन्स रिमेंबरिंग, वो याद करते थे। नॉस्टैल्जिकली बहुत ही, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, पास्ट को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ याद करना, अतीत को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ याद करना। तो वो अतीत को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ याद करते हुए हमने सुना है उनको। और वो अतीत के किन चीज़ों को याद करते थे? अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, पुर्तगीज़ के उस अच्छे पुराने ज़माने को, द पुर्तगीज़ और पुर्तगीज़ को, एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और उनके लव्स ऑफ ब्रेड को। ब्रेड की एक किस्म है लोव्स, जो डबल रोटी की तरह होती है, उसे लोव्स बोलते हैं। तो ये पुर्तगीज़ जो थे वो उन चीज़ों को खाते थे और बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे उसे। उनका कोई भी फेस्टिवल या उनका कोई भी इवेंट बगैर लोव्स के नहीं होता था। बेकर्स के बगैर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी थी। जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या क्या वो पसंद करते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। ईटर्स यानी वही पुर्तगाली जो लोग खाते थे, तो वो उनके ईटर्स, लव के ईटर्स, जो हो सकता है कि ख़त्म हो गए हों, वहाँ से चले हो गए हों, वैनिश हो गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसके बनाने वाले, लोव्स को बनाने वाले अब भी वहाँ मौजूद हैं।
We still have amongst us the mixer, the molders and those who bake the loaves. देखिए, किसी भी लोफ्स को बनाने के लिए 3 स्टेप की ज़रूरत होती है. पहला स्टेप तो क्या है कि डो को, आटे को मिक्स करना, एंड सेकंड उसे शेप देना, एंड थर्ड उसे सेकना, उसकी सिकाई करना. तो कहते हैं कि जो मिक्सर्स हैं वो अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो मोल्डर्स हैं यानी उसको शेप देने वाले, बनाने वाले, वो भी अब भी हैं, और जो सेकने वाले हैं वो भी अब तक मौजूद हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट. और उनके जो और पुराने ज़माने के टाइम टेस्टेड फर्नेस है. टाइम टेस्टेड मीन्स वो जिसने टाइम को चखा हो, टाइम को टेस्ट किया हो, यानी जो बनी हो तो बहुत पहले लेकिन अब भी यूज़ होती हो, अब भी यूजेबल हो, यूज़ के लायक हो, तो उसे बोलते हैं टाइम टेस्टेड. तो इस फर्नेस ने, भट्टियों ने जो टाइम टेस्टेड है वो अब भी मौजूद है, अब भी एग्जिस्ट करती हैं. द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश. और उन फर्नेस के अंदर, उन भट्टियों के अंदर आग अब तक नहीं बुझाई गई, वो अब भी मौजूद है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Third means धम धम की आवाज़, and jingle means घंटी की आवाज़, टनटनाहट की आवाज़. तो कहते हैं थर्ड यानी धम धम की आवाज़ और जिंगल की आवाज़, उनकी घंटियों की आवाज़ ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू. वो जो बेकर्स थे वो अपने जो लोफ्स वो बनाते थे वो बाम्बू पर, बांस की लकड़ी होती थी जिस पर वो लाद कर लाते थे, यानी वो उस पर एक पीछे बास्केट में बांध देते थे और उसको अपने कंधे पर लाद कर वो गांव-गांव घूम कर बेचते थे. अब भी हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर इस तरह की ट्रेडिशन है कि लोग इस तरीके से अपने माल को बेचते हैं. हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग. हेराल्ड मीन्स अनाउंस, वो बतलाते थे अपने आमद को, अपने आने को सुबह सुबह. एंड कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, जिन्हें अब भी बहुत सी जगहों पर, कुछ जगहों पर देखा और सुना जा सकता है कि बेकर्स आते हैं तो धम धम की आवाज़ करते हैं, घंटी बजाते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि कुछ बेचने वाला आ गया है. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव. हो सकता है कि फादर चले गए हों, फादर जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. लेकिन लड़के और सन अब भी लेकर चल रहे हैं, उठाए हुए हैं उस फैमिली के प्रोफेशन को, फैमिली के पेशे को. उनका पेशा क्या था, प्रोफेशन क्या था, वही बेकर्स वो थे, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, और बेटा अब भी बेकर्स ही है. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा. ये बेकर्स अब भी गोवा में जाने जाते हैं पेडर के नाम से. तो आप ये बात याद रखिए कि गोवा के जो बेकर्स हैं उन्हें किस नाम से याद किया जाता था, पेडर के नाम से. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. हमारे बचपन के ज़माने में गोवा में जब हमारा बचपना था तो बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे और हमारे गाइड हुआ करते थे. ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. वो दिन में कम से कम 2 मरतबा आते थे. ट्वाइस मीन्स 2 मरतबा. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट. पहली मरतबा जब वो सुबह सुबह अपने माल को सेलिंग करने के लिए आते थे, बेचने के लिए आते थे, और फिर दोबारा व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटते थे अपने बड़े से बास्केट को खाली करके, यानी जो जितना भी माल वो लाते थे वो पूरे गांव में बिक जाता था, बिल्कुल ख़त्म हो जाता था. आते वक्त तो भरा रहता था, बेचने के लिए आते थे, लेकिन जब जाते थे तो बास्केट, ह्यूज बास्केट, वो बिल्कुल खाली हो जाती थी, इम्प्टी हो जाती थी. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप from sleep and we ran to meet and greet him. ये जो टनटनाहट की आवाज़ और थड़ की धम की जो आवाज़ होती थी उनके बम्बू की, वो हमको जगाती थी. वो कसब वो हमको जगाती थी नींद से. एंड वी रैन, और हम दौड़ जाते थे, टू मीट एंड ग्रीट हिम, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए और उन्हें सलाम करने के लिए. वाई वॉज इट सो, ये सब क्यों था. वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ. ये लव्स की लोव्स, LOVES, लोव्स की का सिंगुलर है लोफ.
तो क्या ये हमारा उठना और उनसे मिलना ये लोव्स से लव था, प्यार था कि हम डबल रोटी को और लोव्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। द लोव्स वर बाउट बाय सम पैस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो लोव्स होते थे, जो ब्रेड होते थे, वो ख़रीदे जाते थे पैस्किन एंड बेस्टिन, जो घर की फीमेल सर्वेंट होती थी उनके द्वारा वो चीज़ खरीद ली जाती थी, यानी वो खरीदती थी और ले जाकर घर में लेकर चली जाती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वर क्लोज केयरफुली, वो चोज केयरफुली। हम जो पसंद करते थे, हम जिसके शौकीन थे, लॉन्ग मीन्स शौकीन होना किसी चीज़ का, हम जिसके शौकीन थे वो ब्रेड बैंगल्स थे। बैंगल मीन्स चूड़ी, तो चूड़ी की शक्ल के जो ब्रेड होते थे वो ब्रेड हमें बहुत ज़्यादा पसंद थे, हम उसके बहुत ज़्यादा शौकीन थे। विच वी चोज़ केयरफुली, जिसे हम बहुत ही ध्यानपूर्वक चूज़ करते थे और लेते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी तो ये बहुत ही मीठे होते थे जो स्पेशली बनाए जाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टाफ। तो जो बेकर आते थे उनकी म्यूजिकल एंट्री होती थी। म्यूजिकल एंट्री यानी वो झंग झंग की आवाज़ के साथ आते थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे म्यूज़िक बज रही हो। तो इस सीन के साथ वो उनकी एंट्री होती थी, और ऑफिस और जो वो एंट्री और वो साउंड म्यूज़िक वो निकलती थी कहाँ से आती थी? स्पेशल मेड बॉम्बू स्टफ़, जो उनकी बाम्बू की लाठी होती थी, बांस की जो लाठी होती थी जिस पर वो अपने ब्रेड को बेचते थे, उससे निकलती थी, उसी को ठोकते थे वो। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से वो अपने बास्केट को सपोर्ट देते थे, पकड़े होते थे, जो बास्केट के उनके सर पर होती थी, ऑन हिज हेड, और दूसरे हाथ से वो बाम्बू को पटकते थे, मारते थे ज़मीन से। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। वो जो घर की जो लेडी होती थी उनको ग्रीट करते थे, सलाम करते थे, कैसे? गुड मॉर्निंग कहकर, एंड देन प्लेस, और फिर रख देते थे अपनी बास्केट को वर्टिकल बम्बू। वर्टिकल बम्बू मीन्स आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो वो पढ़ा होगा, तो वर्टिकल मीन्स खड़ा खड़ा, इस शेप में, यह है वर्टिकल यानी ये है हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से वो लोग अपने बम्बू को खड़ा करते थे। Wickets would be pushed aside with mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। और हम बच्चों को पुश कर दिया जाता था, धक्का दे दिया जाता था एक तरफ, माइल्ड रिब्यूक, बहुत ही नरमी से डांटते हुए कि हटो हटो हटो। जिस तरीके से आप भी देखते हैं कि जब कोई चीज़ बेचने वाला आता है तो छोटे छोटे बच्चे उसके बीच में घुसने लगते हैं बड़ों के पैर के नीचे से, तो बच्चों को बिल्कुल नरमी से और प्यार से उनको हटा दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड बाई टू द सर्वेंट, और वो जो लोव्स होते थे, ब्रेड होते थे, वो सर्वेंट द्वारा घर में पहुंच जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं थे, हम भी बीच बीच में घुसते रहते थे, हम हार मारने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पार्पेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम किसी भी तरीके से किसी बेंच पर क्लाइम कर जाते थे, चढ़ जाते थे, या किसी मुंडेर पर रेलिंग वगैरह पर हम चढ़ जाते थे और झांकते रहते थे कि बास्केट में किसी भी तरीके से, यानी हम कोशिश करते थे कि हम बास्केट को झांकें, देखें कि उसमें क्या है। स्टिल कि हम जानते थे कि उसमें लोफ्स है, ब्रेड्स हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन हमें बहुत पसंद आती ये चीज़ें कि हम झांकते थे, और ऐसा करने से हम हार नहीं मानते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोफ्स। मुझे अब भी याद है, मैं अब भी याद करता हूँ उन लोफ्स के फ्रेग्रेंस को, उनकी महक को। लोफ्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। तो जो लोफ्स होते थे वो बड़े लोगों के लिए होते थे, एंड बैंगल्स वो बच्चों के लिए होते थे। तो आप ये बात याद रखिएगा कि लोफ्स कौन खाते थे? बड़े लोग खाते थे, एंड बैंगल्स ये छोटे बच्चे खाते थे, इनको बहुत पसंद थे ये। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली।
और फिर मज़े की बात तो ये है कि हम केयर नहीं करते थे अपने दांतों को ब्रश करना, कि हमें अपने दांत साफ़ करने हैं, उनको ब्रश करना है, या अपने मुंह को धोना। हमें इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं रहती थी कि हमने अपने चेहरे को धुला है, अपने माउथ वॉश किए हैं, या अपने टीथ को हमने ब्रश किया है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं रहती थी, हम केयर नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा क्यों करते। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन ट्रबल करता, कौन परेशानी उठाता। प्लकिंग मीन्स तोड़ना, मैंगो लीफ की, मैंगो के आम के पेड़ के जो पत्ते होते थे उन पत्तों को तोड़कर उसको टूथ ब्रश बनाने की परेशानी कौन उठाता, उसमें परेशानी होती, इसलिए हम करते भी नहीं थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्यों ये सब ज़रूरी था, ये सब ज़रूरी भी तो नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर जो होता है शेर, वो कभी भी अपने दांत को ब्रश नहीं करता। तो ये लॉजिकली अपनी बात को सही करने के लिए कह रहे हैं, ब्रश नहीं करते थे तो कहते हैं शेर कभी भी ब्रश नहीं करता, इसलिए हम भी नहीं करते, हम शेर हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, वो कहते थे कि गर्मा गर्म चाय वो हमारे हर चीज़ को बिल्कुल साफ़ कर देती, बिल्कुल क्लीन अप कर देती बहुत अच्छे से, सो नाइसली आफ्टर ऑल, इसलिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, न टूथब्रश की ज़रूरत थी एंड न माउथ वॉश करने की ज़रूरत होती थी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज अ बॉल, जस्ट एज अ पार्टी आर अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जो मैरिज सेरेमनी होती थी, मैरिज शादियां जो होती थी, तो शादी में जो गिफ्ट दिए जाते थे उनका कोई मतलब नहीं, आर मीनिंगलेस, उनका कोई मतलब नहीं, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल। बॉल नामी एक ब्रेड था, मीठा स्वीट ब्रेड था, जब तक वो शादी में मैरिज गिफ्ट के तौर पर ना दिया जाए तब तक उस गिफ्ट का कोई मतलब नहीं था। आप कोई भी गिफ्ट दे दें, लेकिन अगर ये आपने नहीं दिया तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं दिया। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस, ऐसे ही कोई पार्टी, कोई दावत, कोई भी इवेंट्स, ये अपनी जो आकर्षकता होती थी उसको खो देता था विदाउट ब्रेड के। अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो फिर वहाँ कोई मज़ा नहीं है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, बतलाने के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो, दिखलाने के लिए और बतलाने के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कितना इम्पॉर्टेंट था, कितना महत्वपूर्ण है एक बेकर का एक गांव के लिए। बेकर का होना गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि शादी की गिफ्ट जो है वो बगैर स्वीट ब्रेड के मीनिंगलेस हुआ करती थी। तो आप ये भी बात याद रखिए कि मैरिज में जो गिफ्ट देते थे उस स्वीट ब्रेड को क्या कहते थे, बॉल। तो ये बॉल भी याद रखिएगा। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जो लड़कियों की मंगनी हुआ करती थी उसमें भी जो घर की लेडी होती थी वो प्रिपेयर करती थी सैंडविच यानी मंगनी के ओकेजन पर, मंगनी के मौके पर लेडीज़ अपने घर में सैंडविच प्रिपेयर करती थी। ये बात भी याद रखिएगा कि मैरिज की एंगेजमेंट के वक्त क्या बनता था, सैंडविच। केक्स एंड बोल इन हैज़ आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक्स एंड बोली हैंस नेम ऑफ अ केक। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ही ज़रूरी होती है, और मस्ट बहुत ज़रूरी होती थी क्रिसमस के लिए और साथ ही साथ दूसरे फेस्टिवल्स के लिए, दूसरे त्योहारों के लिए। ये बात भी याद रखिएगा, केक्स एंड बॉल इन हैज़। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए बेकर्स की फर्नेस का, बेकर्स की भट्टियों का मौजूद होना गांव में ये एब्सोल्युटली आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ये होना ही चाहिए। तो आप इसमें बात इस पैराग्राफ में बोल एंड सैंडविच, केक्स एंड बोल इन हैज़, ये सब बातों को याद रखिएगा कि कब किस मौके पर कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हुआ करती थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज अ कबई। जो उस ज़माने के बेकर्स थे, जो ब्रेड सेलर्स थे, वो उनका एक ड्रेस होता था, और वो ड्रेस
को पेकुलियर कहा जाता था, सॉरी कबई कहा जाता था। एंड पेकुलियर मीन्स अजीब ड्रेस होता था, थोड़ा सा बेढंगा होता था, जिसे कबई कहा जाता था। तो ये कबई भी आप याद रखिएगा। वो कैसा होता था कबई? इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। ये एक सिंगल पीस लंबा सा फ्रॉक होता था जो घुटनों तक पहुंचता था, यानी घुटने तक होता था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants. कह रहे हैं कि हमारे बचपने में जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने बेकर्स को देखा कि वो पहने रहते थे एक शर्ट को और ट्राउज़र, पैंट पे और शर्ट पहनते थे जो शॉर्ट होते थे, इतने शॉर्ट होते थे, फुल लेंथ से शॉर्ट, यानी पूरे फुल नहीं, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से लॉन्ग होते थे। तो फुल लेंथ के और हाफ पैंट के बीच में बीचों बीच हुआ करते थे जो बेकर्स शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। कोई भी जो अब भी हमारे ज़माने में हाफ पैंट पहन लेता था, वो ड्रेस उसके पहुंचता था नीज तक, यानी घुटनों तक पहुंचता था, तो वो दूसरों को इनवाइट करता था कि वो दूसरे उस पर कमेंट करें कि ये तो पेडर जैसा ड्रेस पहने हुआ है। एंड पेडर कौन? पेडर गोवा के जो विलेज बेकर्स थे उन्हें पेडर कहा जाता था। तो लोग उन्हें उसे भी पेडर कहने लगते थे कि पेडर की तरह लगता है। The baker usually collected his bills at the end of the month. ये बेकर्स जो होते थे ये आम तौर पर उमूमन अपने बिल्स को वसूलते थे, कलेक्ट करते थे महीने के ख़त्म पर। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो मंथली महीने का जो खर्च होता था, कितना लिया, कितना क्या किया, ये सब आमतौर पर लिख दिए जाते थे, रिकॉर्ड कर दिए जाते थे किसी वॉल पर पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रोफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। जो बेकिंग का प्रोफेशन था, पेशा था, ये प्रॉफिटेबल था, यानी इसमें प्रॉफिट थी, अच्छी खासी प्रॉफिट थी, कामयाब और पेशा था। लोग इसमें बहुत कुछ हासिल कर लेते थे। क्या हासिल करते थे? देखिए, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। लेकिन बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं मरती थी, यानी इतना अच्छा ये धंधा था, इतना अच्छा ये प्रोफेशन था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. वो यानी बेकर्स, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स, उसके यहाँ जो लोग काम करते थे, वो हमेशा खुश दिखते थे। looked happy, खुश दिखते थे, and prosperous means खुशहाल दिखते थे, यानी उनके चेहरे से, उनके पहनावे से ये लगता था कि ये prosperous हैं। Their plump physique was on open testimony to this. उनके जो plump फिजिक्स मीन्स प्लेजेंटली फैट बॉडी, यानी थोड़ी सी मोटा, ऐसा मोटापा जो अच्छा लगता हो, ऐसा मोटापा आप कह सकते हैं, गोल मटोल मोटापा जो बहुत से लोगों का अच्छा लगता है। तो उनका अच्छा लगने वाला मोटापा ये उसकी गवाही देता था कि ये लोग बहुत ही प्रॉस्पेरस हैं, ये लोग बहुत ही हैप्पी हैं। टेस्टिमोनी मीन्स विटनेस, टेस्टिमोनी विटनेस, गवाही देना किसी चीज़ की। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब भी आज में कोई पर्सन वो जैक फ्रूट फिजिकल अपीयरेंस अगर उसकी जैक फ्रूट की तरह हो तो उसे आम तौर से कंपेयर किया जा सकता है एक बेकर से। यानी जो भी खुशहाल, मोटा ताज़ा कोई भी आदमी अगर आज भी दिख जाए तो उसे लोग कंपेयर करने लग जाते थे कि ये बेकर है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ये पार्ट, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो जितनी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।